हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड किया जाए, ये हमारा टॉपिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की क्या बताता है, ज्योमेट्री बताता है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है। हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के दो तरीके होते हैं, या फिर हमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो, दूसरा या फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, हमें फॉर्मूले पे काम करना होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू, Z क्या है, वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। Z नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। ठीक है, Z। अब ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हम लाइन बनाएंगे। Z हाइब्रिडाइजेशन देन ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन लिखे या फिर इसके आगे लिख दें हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर Z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP होगा। SP में ज्योमेट्री हमारी लीनियर होती है। फिर अगर Z हमारा 3 है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा SP2 होगा और ज्योमेट्री हमारी इस केस में ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर Z हमारा 4 है, हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा। इस केस में ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होगी। Z हमारा 5 है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन SP3D होगा। इस केस में हमारी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। उसके बाद Z की वैल्यू अगर हमारी 6 आती है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा और ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल होगी। देन अगर Z की वैल्यू 7 है, हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा और हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ये होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, Z की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, इसको आपको लर्न करना है। इस चार्ट को आप बना लीजिए। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बना रखा होगा वो बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए होते हैं, वो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये हुई ज्योमेट्री के बाद। ज्योमेट्री जो है डिपेंड करती, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ज्योमेट्री के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होना कंपलसरी है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो Z की वैल्यू पे ही ज्योमेट्री हमारी डिपेंड करेगी, कि जो Z की वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। अब हम बात करेंगे, एक दो एग्जांपल्स लेंगे इसके।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे लेके आए, z की वैल्यू के लिए बॉन्ड पेयर कैसे डिसाइड करें कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक है, या बोल सकते हैं एक फॉर्मूला है। क्या कि z इज इक्वल टू हाफ होल ब्रैकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस नेगेटिव चार्ज, और उस मॉलिक्यूल पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका ऐड, देन माइनस पॉजिटिव चार्ज, उस मॉलिक्यूल पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस करके, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम्स में जिनके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके मोनोवैलेंट एटम्स हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा z की वैल्यू निकालने के लिए कि z इज इक्वल टू हाफ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, जो कि होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? Z इज माइनस नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम Z, जो Z की वैल्यू निकलेगी उसको माइनस करेंगे, सेंट्रल एटम के सराउंडेड में जितने एटम्स हैं उनके नंबर्स को माइनस करेंगे, वो हमारे होंगे लोन पेयर। ओके, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, तब समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल लें NH3। अब हमें इस मॉलिक्यूल में ये पता करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पे ही सारी चीजें अप्लाई करनी है। अब सेंट्रल एटम जानने का क्या तरीका होता है, इसको भी आप एक साइड में लिख दीजिए कि सेंट्रल एटम को कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेंट्रल एटम क्या है, कौन सा है। तो सबसे पहला हमें देखना होगा कि इस मॉलिक्यूल में लीस्ट नंबर पे कौन सा एटम है, यानी जिनका लीस्ट नंबर होगा। लीस्ट नंबर मतलब जो कम होंगे, जैसे नाइट्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो कम कौन है? नाइट्रोजन, तो यही हमारा सेंट्रल एटम हुआ। ठीक, दूसरा, अगर लीस्ट नंबर से नहीं समझ में आ रहा है, लीस्ट नंबर बाई केस दोनों ही क्या है, दोनों के नंबर सेम है, जैसे कि H2O2, मान लिया H2O2, अब दोनों का नंबर सेम है। अब कौन सा ले, तो हम दूसरा फैक्टर यूज करेंगे। सबसे पहले हमें लीस्ट नंबर देखना है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट, या लिख दो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से जिसकी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर आएगा हमारा एटॉमिक नंबर हाई, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और एक आएगा फैक्टर साइज जो हो वो लार्ज हो। ठीक है, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम सेंटर एटम को डिसाइड करेंगे कि सेंटर एटम कौन सा होगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन
कभी भी आपके सेंट्रल एटम नहीं होंगे। बाकी कौन कौन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, जेनॉन, इन सब का एग्जांपल आएंगे आपके आगे। ठीक है, कार्बन, ये सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन लीस्ट नंबर पे है, सो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, हमें इसमें पता करना है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा 5 है। सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो यही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम हमेशा फॉर्मूले पे रखेंगे कि Z इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है, उसके बाद प्लस नेगेटिव चार्ज, इस मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, इस मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर है, हमने लिखा +3, ठीक है। टोटल ये हमारा हो गया हाफ इंटू 5 + 3 8, हमने इनको काटा हुआ 4, तो हमारा कितना निकल आया, Z की वैल्यू 4, और Z की वैल्यू 4 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या था, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, और ज्योमेट्री क्या थी इसके लिए हमारी टेट्राहेड्रल। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और ज्योमेट्री निकालते हैं। अब हमें ये जानना है कि शेप किसी भी, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया है, ज्योमेट्री पता चल चुकी है, तो शेप हम कैसे पता करें, शेप किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात यह है कि ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। जो ज्योमेट्री आपकी होती है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, बट जो आपका शेप होता है, शेप आपका सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आगे हम लिखते हैं, समझते हैं विथ एग्जांपल, और बाकी इस फॉर्मूले को नोट कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से आपको Z की वैल्यू पता चलेगी। ये लोन पेयर का फॉर्मूला है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हम इससे जानेंगे। लोन पेयर का एक्चुअल वर्क होता ही हमारा शेप में है, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर का उतना वर्क नहीं होता है, हमें Z की वैल्यू पता करनी होती है। ZD हमारा बॉन्ड पेयर है, और ZD की Z की वैल्यू अगर आ गई है, इसका मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को ऐड किया गया है, तब Z की वैल्यू आई है। अब Z की वैल्यू देख के अगर हम ये डिसाइड करें कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर होगा, कितने लोन पेयर होगा, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि Z अगर हमारा 4 आया है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये यहीं से देखें कि Z हमारा 4 आया है, और नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से कितने नंबर ऑफ एटम सराउंडेड है, 3 है, माइनस किया 1, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में 1 क्या है, लोन पेयर है। अब मिटाएंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल लिया, CH4 NH3 अमोनिया और H2O, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें सेंट्रल एटम क्या है हमारा, कार्बन है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ये लीस्ट नंबर में है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ऑक्सीजन का 8, 2,6, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, Z इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, प्लस माइनस को कोई चार्ज नहीं, कितने पेयर से जुड़ा है, 4 से। सॉल्व करेंगे,
z की वैल्यू आ गई 4, इस हिसाब से इसका हाँ z इज इक्वल टू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 और ज्योमेट्री इस हिसाब से क्या हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब नाइट्रोजन के केस में आए तो z इज इक्वल टू हाफ 5 प्लस कितने एटम्स 3, हाफ इंटू 8 कट के आ गया 4, तो z की वैल्यू आ गई 4। इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 और ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए z की वैल्यू हाफ 6 कितने एटम से जुड़ा है 2, हाफ इंटू 8 कट के आ गया 4, z की वैल्यू 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री हमारी क्या हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस हिसाब से सबकी ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल। अब हम इसमें देखें कि इसमें लोन पेयर कितने हैं। इस वाले में लोन पेयर क्या बताया था z माइनस नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय सेंटर एटम्स, तो z की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4, नंबर कितने एटम से जुड़ा है ये 4 या 0, मतलब यहाँ पे लोन पेयर की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे लोन पेयर पे आए तो लोन पेयर z की वैल्यू क्या आई 4 और कितने एटम्स जुड़ा है 3 माइनस लोन पेयर की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे आए तो लोन पेयर z की वैल्यू कितनी है ये 4, कितने एटम से जुड़ा है 2, तो ये हो गया 2, यहाँ पे लोन पेयर आ गए 2। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाए या शेप बनाए तो यहाँ कुछ नहीं है, कार्बन बीच में ये ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोजन 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 और सब में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का टेट्राहेड्रल। कोई लोन पेयर नहीं, इसमें एक लोन पेयर नाइट्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ और यहाँ एंगल ग्रेटर हो जाएगा 0 1 डिग्री, ये 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से। अब यहाँ पे दो लोन पेयर ऑक्सीजन ने दो लोन पेयर ये बनाए, ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है, इस हिसाब से शेप यहाँ पे क्या ही है टेट्राहेड्रल ही शेप है। बट यहाँ पे शेप चेंज हुआ क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, इस वजह से यहाँ शेप क्या हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई है, क्योंकि नीचे एक पिरामिड जैसा बन गया है 3D में, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया है। और क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे दिख रहा है, बॉन्ड पेयर सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी शेप क्या हो गई वी शेप बोलेंगे या बेंट बोलेंगे, बेंट शेप बोलेंगे या एंगुलर कहेंगे। ठीक है, अब शेप को हमने कैसे डिसाइड किया, शेप जो है इसे मैंने पिछले में अभी बताया कि जो शेप होता है, शेप किस पे वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ शेप को देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना होगा कि बॉन्ड पेयर हमारा कहाँ कहाँ पर है। शेप के लिए हमें कोई जरूरत नहीं होती है लोन पेयर की, लोन पेयर का बिल्कुल भी काम नहीं होता बॉन्ड शेप में, सिर्फ बॉन्ड पेयर का काम होता है। शेप की डिफिनेशन होती है, शेप हम कैसे डिवाइड करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द atoms surrounded by central atom। सेंट्रल एटम मतलब सेंट्रल एटम को कितने
जितने नंबर ऑफ एटम्स सराउंड करते हैं उन्हीं की अरेंजमेंट क्या बताता है, शेप बताता है। मतलब सराउंड करते हैं मतलब उतने वो बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी शेप भी किससे डिसाइड होगी, उसके बॉन्ड पेयर से ही डिसाइड होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो शेप भी जो है 3 बॉन्ड के लिए ही डिसाइड होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो शेप जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है उस हिसाब से डिसाइड होगी। तो शेप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का जो सिर्फ बॉन्ड पेयर के होने पे डिसाइड होता है, लोन पेयर से नहीं डिसाइड होता है। और शेप होता है अरेंजमेंट ऑफ द एटम सराउंडेड बाय द सेंट्रल एटम। ठीक है, शेप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? क्वेश्चन, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट किसका लेके आया था? ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो शेप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? शेप का कॉन्सेप्ट लेके आई थी VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ही जो है वह शेप मॉलिक्यूल के शेप को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम इस थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या शेप होनी चाहिए। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग होगी VSEPR थ्योरी। फुल फॉर्म लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल repelling each other to remain far away। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रह सके। और रिपेल क्यों करते हैं? फॉर मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने वो पास होंगे उतना उनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। सो इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस शेल के एक दूसरे को रिपेल करते हैं ईच अदर टू मेंटेन फार अवे, एक दूसरे से दूर रहने के लिए। ठीक है, टू रिमेन फार अवे। तीसरा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर has different repulsion। अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर का अलग अलग रिपल्शन होता है। कैसे पेयर्स होते हैं? जैसे लोन पेयर, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर अभी मैं बता रही हूँ जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आमने सामने है तो इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन होगा
पहले वाले से थोड़ा कम रिपल्शन होगा। बाद में सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। दो ही टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक होता है लोन पेयर, जिसको कि हम ऐसे शो करते हैं, फ्रीली दो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखते हैं जो आपस में बॉन्डेड नहीं होते हैं। पहले ये होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बॉन्डिंग किए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपस में बॉन्ड किए होते हैं। क्यों लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होती है? इसी वजह से क्योंकि लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है फ्रीली हैं। ठीक है, ये किसी बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं। बट बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये उतना मूव नहीं कर पाते हैं, उतना एक दूसरे को रिपल नहीं कर पाते। इस वजह से बॉन्ड पेयर लोन पेयर में क्या है रिपल्शन मैक्सिमम है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है। फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होती है। ठीक है, इसी वजह से इस थ्योरी का नाम जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पड़ा। क्योंकि वैलेंस, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उनके बीच के रिपल्शन ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उनके बीच का जो रिपल्शन शो करती है तो वो ये थ्योरी होती है VSPER थ्योरी। ठीक है, इसके नाम से ही समझ जाना है कि वैलेंस शेल में के इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्शन होता है वही ये थ्योरी क्या है एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी होती है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होता है, एक दूसरे से रिपेल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दूर रखने के लिए, फॉर मोर स्टेबिलिटी के लिए। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है डिफरेंट रिपल्शन। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर में अलग अलग रिपल्शन होता है। दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है। ठीक है, इसको डिटेल वाइज लिखेंगे। एक पॉइंट और हम डालेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इसको ध्यान में रखो कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे। ठीक है, ज्योमेट्री इनडायरेक्टली जेड पे डिपेंड करती है क्योंकि जेड ही क्या होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, जेड की वैल्यू के हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया था। अलग से किनारे फिर से बना लीजिए। जेड यहाँ लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री 2 होगी तो sp, 3 होगा तो sp3। अब आपको ये नहीं देखना है कि z की वैल्यू में 2 में कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है, 3 में कितना लोन पेयर है क्योंकि बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ज्योमेट्री का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्री को टोटल नंबर चाहिए, मैंने z की वैल्यू डिपेंड करती है बस। अगर 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। ठीक है, बट जो हमारा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। इस पे बॉन्ड पेयर पे ही हमारा शेप
जो है डिपेंड करेगा, मतलब सेंटर एटम ने किसके साथ कितना बॉन्ड बनाया है। जैसे NH3 लिया था, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा, नॉट लोन पेयर। लोन पेयर पे कोई डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। शेप जो है इसका भी आगे ऐसा चार्ट हम बनाएंगे, ठीक है, उससे भी आपको याद करना होगा। और एक चीज ये ध्यान रखें कि ज्योमेट्री हमें हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में पता चली थी, ठीक। और शेप हमें VSPR थ्योरी बताती है। आर थ्योरी जो है हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताती है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू ये करेंगे कि हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के नंबर्स पे शेप्स देखेंगे और मॉलिक्यूल विथ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री और शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।